नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा हम बिहार की करेंगे और बात करेंगे बिहार के हक की। देखिए, देश का बजट आने वाला है, सभी प्रदेश सक्रिय हैं, वे बता रहे हैं कि उन्हें चाहिए क्या, लेकिन बिहार क्या कर रहा है। तो हम एक रूपक के रूप में सामने आते हैं। जब हम रेस्तरां जाते हैं तो हमें यह तय करना होता है कि हमें मटर पनीर खाना है कि हमें चिकन बिरयानी खाना है। फिर जो वेटर होता है वह बताता है कि मटर पनीर है कि नहीं, चिकन बिरयानी है कि नहीं, सर्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। फिर आगे वो पूछता है रोटी कौन सा लेंगे, तवा वाली रोटी लेंगे, सूखी रोटी लेंगे, तंदूरी रोटी लेंगे, बटर नान लेंगे या मिस्सी रोटी लेंगे। अब हमें तय करना है कि हम कौन सी रोटी खाएंगे, हमारा हाजमा क्या है। होटल वाला तय नहीं कर सकता कि हम जबरिया क्या खाएं। तो देखिए, बिहार में देश का बजट आने वाला है, सभी कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो इस बात को ज्यादा तेजी से उठाते थे, और जब एनडीए में आ गए हैं तो यह आवाज दब गई है। इसके लिए भी तैयार हैं कि ये स्पेशल पैकेज मिल जाए, और मिलना भी चाहिए। हमारी गरीबी, हमारा पिछड़ापन। और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हमें स्पेशल पैकेज जो देना है आपको, वह आप हमें क्या दीजिए। कि हमें बिहार के विकास के लिए हमने मांगा क्या, जो हमने रूपक प्रस्तुत किया कि हम तय करते हैं कि हमें हमारी जरूरत क्या है, पेट का हाजमा मेरा क्या कहता है, मेरा स्वाद क्या कहता है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू की बात हम फिर से करते हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने बात की थी कि वह किस तरीके से एक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर गए और कहा इतने लाख करोड़ रुपए चाहिए। बजट में कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन खबरें आने लगी हैं। कल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि 60,000 करोड़ रुपया का आवंटन उनके राज्य के डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय परियोजनाओं के अलावा किया जा रहा है। लेकिन बिहार के साथ हमेशा बेईमानी और बिहार के साथ हमेशा बदनीयती। जो हम खा नहीं सकते हैं वो हमको दे दिया जाएगा। जो आप देश भर के लिए कर रहे हैं वह आप हमें देकर कहेंगे कि हमने स्पेशल आसान कर दिया, और बिहार की जनता समझ जाती है कि इतना मिल गया। लेकिन इसमें कसूर हमारे नेताओं का है। नीतीश कुमार जी इधर के दिनों में लोगों का पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का भी पैर उन्होंने छुआ था। तो चाहे जो भी नेता है, हम हिसाब किताब करने को बैठेंगे तो असली हिसाब किताब तो तब समझ में आएगा ना कि हमने मांगा क्या और हमें मिला क्या, जो हमारी जरूरत ही नहीं थी। देखिए, निजी प्रयास से, संजय झा के निजी प्रयास से मैं फिर से क्रेडिट देना चाहता हूं। दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हुआ, लेकिन आज दरभंगा एयरपोर्ट के साथ किस तरीके की बेईमानी एयरलाइंस कंपनियां कर रही हैं। बहुत अच्छा चल रहा था दरभंगा एयरपोर्ट, लेकिन फ्लाइट्स कम किए जा रहे हैं, रूट्स लिमिटेड किए जा रहे हैं, भाड़ा इतना बढ़ा दिया जा रहा है कि ट्रैफिक कम होगा। भाई, किसी भी आदमी के पास खर्चे की एक सीमा है। तो बिहार के साथ और बिहार के नेताओं के द्वारा आप मांग क्या रहे हैं, पहले बिहार के लोगों को बताइए कि हमने ये मांगा और हमें ये मिला और हमें ये नहीं मिला, और यदि नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और इसके लिए हमारी जंग क्या होगी। क्या केंद्र कुछ दे देगा और उसे हम मान लेंगे कि हाँ, मेरे नसीब में यही था। तो हम इस नसीब का रोना कब तक रोते रहेंगे। अजीत जी, बिहार का बड़ा सवाल है। हम भी बिहार से, आप भी बिहार से, दर्द तो होता है ना। बिल्कुल। देखिए ज्ञानेश्वर जी, पिछले कुछ दिनों से इस पर हम लोगों की नजर है। हम लोग इस बात की चर्चा हम लोगों ने बिल्कुल की जब चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी दोनों दिल्ली आए थे, तो हम लोगों ने ये बिल्कुल। चर्चा की थी कि बिहार के लोग कब आएंगे, कब आकर के जी। अपना मांग पत्र रखेंगे भारत सरकार के सामने। और उसके बाद से हम बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए हैं। जब भी बिहार के किसी नेता का दिल्ली दौरा होता है तो उस पर एक नजर रहती है कि वो दिल्ली आकर के क्या मांग रहा है, क्या बात कर रहा है।
वैसे देखिए, जी अब हम लोग तो हमेशा एक, हम लोगों के यहाँ एक कहावत कही जाती है कि किसी ने पिछली रोटी खाई थी कि वो सारी चीजें गुजर गई, वो सबसे पीछे रह गया। तो बजट बिल्कुल। का कंसल्टेशन समाप्त हो गया ज्ञानेश्वर जी। हम्म, 5 फरवरी को आखिर 5 जुलाई को 5 जुलाई को आखिरी कंसल्टेशन था, जो अलग अलग समूहों के साथ हुआ, वो 5 जुलाई को खत्म हो गया। और उसके जी बाद जो वित्त मंत्री मिली, और वो आखिरी बैठक संभवतः कल हुई है गुरुवार को, जिसमें देश के तमाम बड़े उद्योग अर्थशास्त्र के जानकार लोग थे, जिसमें बैंकर्स भी थे, जी इकोनॉमी के जानकार लोग थे, नीति आयोग के अध्यक्ष थे, वित्त मंत्री थे, और सीधे प्रधानमंत्री ने बैठक की थी। वो प्री बजट जो कंसल्टेशन होता है, उसकी संभवतः आखिरी बैठक थी, वो हो गई। तो हम जब जी भी बिहार का कोई नेता दिल्ली आता था, तो ये एक उम्मीद के साथ हम देखते थे कि वो कुछ आकर के एक एक डॉक्यूमेंट कोई पेश करेगा, अपनी डिमांड रखेगा केंद्र के सामने, कोई परियोजना लेकर के आया होगा। जैसे जो आखिरी मुलाकात हुई है वो मंगल पांडे की हुई है, कल केंद्रीय कृषि बिल्कुल। मंत्री से वो मिले जी हैं, उनसे शिवराज सिंह चौहान से आकर के मिले दिल्ली में। तो वो हम्म, किस लिए मिले? वो अपनी तरफ से नहीं आए थे, अपने अपना हम्म, कोई विजन डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यवार चर्चा शुरू की है कृषि के विकास की गति सभी तेज कृषि करने के मंत्रियों लिए। से, जी बिल्कुल। उस संबंध हम्म, में केंद्रीय कृषि मंत्री बुला रहे हैं, पूरे सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो बिहार के कृषि मंत्री भी आए। और जी आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई स्पेसिफिक चर्चा नहीं हुई उस पूरी बैठक में। चर्चा हुई, ये बात हुई, मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में, बिहार कृषि की प्रधानता वाला राज्य है, तो उसमें कृषि के विकास के लिए काम होना चाहिए। तो इस पर सब जी सहमत होते हैं। इस पर कौन कौन हम्म, असहमत होगा कि क्यों कृषि बिल्कुल। के विकास के लिए काम नहीं होना चाहिए? ये तो इतना वेग जी स्टेटमेंट है, इतना अस्पष्ट स्टेटमेंट है, जिससे कोई भी सहमत हो जाए। जी तो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा कि हाँ ठीक है, बिहार में कृषि का विकास होना चाहिए। लेकिन आपने, हमारे बिहार सरकार की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक डिमांड जब नहीं रखी जाएगी, जब कोई एक प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा कि कृषि के सेक्टर में जी ये अमुक चीज हमको चाहिए है, या कृषि सेक्टर में हमको सिंचाई से रिलेटेड काम कराना है, बीज खाद से रिलेटेड कोई काम कराना है, जमीन की पैमाइश से रिलेटेड कोई काम कराना है, कृषि से रिलेटेड 10 काम होते हैं। आपको क्या, किस बिल्कुल। चीज के लिए चाहिए है, आप किस हम्म, स्पेसिफिक सेक्टर में मांग कर रहे हैं? सिंचाई एक बड़ा बड़ा सेक्टर है। आप देखिए महाराष्ट्र जैसा है, महाराष्ट्र में हम लोगों से ज्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं है, ना आबादी हम लोगों से ज्यादा है, बिल्कुल। लेकिन वहां तो जी 70,000 करोड़ का घोटाला ही हो गया सिंचाई में। आप सोचिए कि बिल्कुल। प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, पैसा कितना क्या होगा, जिसमें से 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। और जो लोग घोटाला किए वो सरकार में शामिल हो गए। शामिल हो गए। और ये बात हम लोग कोई ऐसे जी अपनी तरफ से कह नहीं रहे, ये बात प्रधानमंत्री ने स्वयं कही थी कि भाई 70,000 करोड़ रुपए जी का घोटाला हुआ है। तो बिल्कुल। अब जब इतना बड़ा घोटाला हो जा रहा है, मतलब कोई 2 लाख 4 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जिसमें से 70,000 करोड़ का घोटाला होगा। तो हम लोगों जी के यहाँ भी क्या दिक्कत है कि आप लाख करोड़, 2 करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट पेश करिए भारत सरकार के पास सिंचाई से रिलेटेड, कि हमको हम्म, सिंचाई का साधन नहीं है, और पूरी तरह से हम लोग, हमारा किसान वर्षा पर निर्भर है। हम अभी सिर्फ कृषि की जी बात कर रहे हैं क्योंकि कृषि मंत्री मिल करके गए हैं। तो हमारा पूरा ध्यान, हमारा सारी खेती वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश होती है, अगर बारिश ठीक हो गई तो ठीक है, फसल ठीक होगी, खराब हो गई, बारिश कम हुई तो फसल सूख जाएगी। तो हम सिंचाई की क्या व्यवस्था कर सकते हैं? नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है, नहरों की सफाई की योजना है, कितने नहरें बनी है, और छोटी छोटी नहरियां बनी हुई है जिनमें घास और पेड़ उगे हुए हैं, उनकी सफाई बरसों से नहीं हुई। तो उसी का एक जी प्रोजेक्ट बना करके क्यों नहीं दे दिया गया कि भाई इस पर 50,000 करोड़ रुपया हमको इसके लिए चाहिए? जब आप स्पेशल पैकेज की बात, हर आदमी अब स्पेशल पैकेज की बात कर रहा है ज्ञानेश्वर, तो उस बिल्कुल। पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन जो हमारी नजर थी जिन मंत्रियों पर या जिन नेताओं पर, जैसे मनीष वर्मा महासचिव बने, जनता दल यू में शामिल हुए, आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो भी दिल्ली आए। जी तो हमारी नजर थी हम्म, कि वो भी दिल्ली आए हैं तो वो कोई स्पेसिफिक बात करेंगे, किसी से मिलेंगे, बीजेपी के ही नेताओं से मिलेंगे, सरकार में किसी से मिलेंगे। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई कि वो किसी से मिल करके और बजट के पहले कोई प्री बजट कंसल्टेशन में जाकर के बिहार के लिए कुछ मांग रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने बिल्कुल। देखा था, संजय झा भी मिले थे वित्त मंत्री से, उन्होंने भी क्या स्पेसिफिक मांग की वो जानकारी नहीं है। उन्होंने, हो सकता है कि कोई मांग की जी हो, लेकिन वो स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। जैसे अभी हम लोग जिस दिन चर्चा किए थे चंद्रबाबू नायडू का, आपने कहा 60,000 करोड़ रुपए का, वो उनका जो वो डॉक्यूमेंट लेकर के आए थे, उसमें था, वो एक प्रोजेक्ट था उनका, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, बीपीसीएल का, की एक रिफाइनरी लगाने का प्रोजेक्ट था उनका। जी और वो बिल्कुल। उस रिफाइनरी का प्रोजेक्ट लेकर के आए थे, और उस रिफाइनरी के लिए बजाबता बीपीसीएल के अधिकारियों के साथ तमिलनाडु, ये माफ करिए, आंध्र प्रदेश के अधिकारियों की बैठक हुई है।
और सहमति बन गई है कि वो बीपीसीएल की एक रिफाइनरी लगेगी, 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जाएगा उसमें। अब आप सोचिए जी। उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या इकोनॉमी को हम्म। गति मिलेगी। तो ये स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट लेकर के आए, एक प्लान लेकर के आए, उसके लिए आकर के सामने रखा कि भाई यहाँ जमीन है, ये आपको सारी सुविधाएं हम देंगे, हमारी तरफ से जो चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आइए वहां पैसा लगाइए। तो हम लोगों के यहाँ से अभी पिछले जब से हम लोगों ने चर्चा की है, हमने किसी को बिल्कुल। नहीं देखा है कि कोई मंत्री यहाँ आया हो, आकर के उसने एक स्पेसिफिक प्लान दिया, ये हमारी मिनिस्ट्री का प्लान है और हमको इतना रुपया चाहिए इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने। नहीं, वो बात आपने कही ना, आखिरी रोटी की बात। आखिरी रोटी के ही हकदार हम बन जाते हैं कि अब तो वही जो हमने रूपक शुरू किया था कि यदि हम रात को 1 बजे होटल वाले के पास हाँ, पहुंचे, वो अब बंद करने की स्थिति में होगा, तो कहेगा कि भाई यही बचा है, यदि खाना है तो खा लो और नहीं खाना है तो नहीं खाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके पहले एक समारोह में मैं गया था, एक रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी मिले। देखिए, जेहन में बातें आती रहती है, लेकिन जब कोई याद करा देता है, तो उनका बेटा विकलांग है, एक सरकारी कर्मचारी है। वह चाहते हैं कि कहीं ऐसी जगह पर स्थापना हो जाए जहां रेलवे से कनेक्टिविटी हो, बिहार के भीतर। सोचिए शिवहर की क्या स्थिति है, आज तक रेल से नहीं कनेक्टिविटी कनेक्टेड है, ठीक बात है। हाँ, नहीं है। हाँ, तो एक जिला मुख्यालय, और यदि हम निजी प्रयासों की बात करेंगे, देखिए हमने संजय झा की बात करी, हम निशिकांत दुबे की भी बात कर लें, वहां रेल लेकर चले गए अपने कार्यकाल में, एक सांसद की निजी उपलब्धि, जहां लोगों ने रेलवे देखा ही नहीं था। तो किसी विजन डॉक्यूमेंट की, कि आप जो बातें करते रहे हैं कि भाई पटना यूनिवर्सिटी के केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा का मामला कहां चला बिल्कुल। गया? हाँ, क्यों नहीं मोतिहारी को अपनी बिल्डिंग मिल रही है? हाँ, ठीक हाँ, बात है। एम्स, हाँ, एम्स दरभंगा कब तक बनेगा? हम्म, हाँ भाई, आप पूर्णिया एयरपोर्ट कब तक बनेगा? यह कब तक थोपा जाएगा कि ये राज्य सरकार के कारण देरी हो रही है, राज्य सरकार कहेगी केंद्र सरकार के कारण देरी हो रही है। अब तो डबल इंजन की सरकार है। हाँ? तो आप बताइए ना कि आपको कहां परेशानी है और कहां परेशानी नहीं है। मैंने कल एक सफरनामा भी सुनाया कि मैं पटना से मधुबनी गया और रास्ते में सीएनजी के लिए किस तरीके की परेशानी हुई। हाँ? चंद्रा बाबू नायडू बीपीसीएल की रिफाइनरी ले जा रहे हैं, और हम तो वैसे प्रदेश में हैं जब कब डॉक्टर हाँ, श्री कृष्ण सिंह के जमाने में या उनके बाद बरौनी बरौनी की में रिफाइनरी। रिफाइनरी हाँ, लगी। जी हाँ, तो ये तो बिल्कुल काहिलपना है ना। और किसी तरीके से बस उन्हीं बातों में समेटे रखिएगा कि हाँ, इधर उधर जाति समाज, और इन्हीं सब चीजों में हम बार बार कहते हैं बिजली सड़क पानी से आगे जाने की जरूरत है, लेकिन हमारे नेता बीएसपी से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, और पानी की समस्या का भी निदान बिल्कुल, नहीं है। उसका भी तो निदान नहीं हो रहा है। उसी का तो प्रोजेक्ट क्यों लेके निदान नहीं? उसी का प्रोजेक्ट लेकर के तो जी। आप जाइए कि आपको पानी के का जो संकट है बिहार का, उसको दूर करने के लिए आपको इतने पैसे चाहिए, इतने हजार करोड़ या लाख करोड़ रुपया चाहिए। देखिए बिहार में जी। अब पानी का ऐसा संकट है ज्ञानेश्वर जी, ये पूरे देश का संकट है, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है कि अब 200 फीट पर पानी नहीं मिल रहा है। 300 जी। फीट पर पानी नहीं मिल रहा है। हम मोतिहारी जी। चंपारण की बात कर रहे हैं, जहां पहले 200 फीट पर जिनका मोटर को गड़ा हुआ है, जिनकी पाइप 150 मीटर पर है, उनका पानी नहीं आ रहा है, बहुत स्लो स्पीड में पानी आ रहा है। तो पानी बिल्कुल। ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला जा रहा है। ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग की किसी ने सोची ही नहीं। बारिश का पानी होता है ऐसी बर्बाद हो जाता है, बारिश का पानी, कोई वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। बारिश का पानी, नदियों में गाद जमी हुई है, नदियों की कोई सफाई नहीं होती है, ताकि पानी जमा होगा जब नदियों में ताल तलैया भरे रहेंगे, जब नहरी जो है वो पानी से भरे रहेंगे, तब तो ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होगा। ग्राउंड वाटर टेबल बिल्कुल। रिचार्ज नहीं हो रहा है, बारिश का पानी सड़क पर बह जा रहा है और सूख के खत्म हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है हम लोगों का। तो इसके लिए ही आप प्रोजेक्ट दे दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि बिहार में इतना पिछड़ापन है, और हर अकाउंट पर, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में पिछड़ापन है। आप किसी एक सेक्टर का प्रोजेक्ट ले जाकर के भारत सरकार के सामने रख दीजिए। हमने जैसे हम लोग कृषि पर चर्चा कर रहे थे, आप कृषि में सिंचाई का प्रोजेक्ट लेके जाइए, खाद बीज का प्रोजेक्ट लेकर के जाइए, आप किसी भी चीज का प्रोजेक्ट लेकर के जाइए, वहां जाइए तो सही स्वास्थ्य स्पेसिफिक। का लेकर जाइए, स्वास्थ्य का लेकर जाइए। आप सोचिए अजीत जी, कितनी दुखदाई स्थिति है कि देखिए एम्स पटना खुल गया, ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यदि दिल्ली में कोई वीआईपी बीमार होता है तो वह मैदानता की बात नहीं करता, अपोलो की बात नहीं करता, एम्स दिल्ली की बात करता ठीक है। बात है। लेकिन यदि आप लखनऊ में भी देख लीजिए, चंडीगढ़ पीजीआई की बात छोड़ दीजिए,
लखनऊ में भी वीआईपी सबसे पहले पीजीआई ही जाते हैं, हम्म। लेकिन बिहार में पटना में एम्स है। जब कोई वीआईपी बीमार होता है या स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत होती है, वह मेदांता की ओर मूव करेंगे, वह बिग अपोलो की ओर मूव करेंगे, वह पारस की ओर मूव करेंगे। तो फिर जब आपका इलाज यह मुकम्मल नहीं कर सकता है, तो आप यह कैसे मान लेते हैं कि वहां दूसरे लोगों का इलाज मुकम्मल हो रहा होगा? आप इतने बड़े वीआईपी हैं, क्या आपने सोचा कि इन सुविधाओं का विस्तार कैसे, सुदृढ़ीकरण कैसे हो? हाँ? ठीक है, आप स्वास्थ्य में बीमा योजना ला रहे हैं फला, लेकिन इलाज तो मुकम्मल मिलना चाहिए ना। हाँ? नहीं नहीं। तो कोई पटना एम्स में कोई वीआईपी जाकर इलाज करा रहा हो, इसके उदाहरण कम ही मिलते हैं। तो फिर वो गुणवत्ता की बात, या फिर मानक की बात, या फिर डॉक्टरों की अनुपलब्धता की बात, सुविधाओं की कमी की बात, इस पर कौन ध्यान देगा? हाँ वही, ये जैसे अभी ये पहले ये मौका था ज्ञानेश्वर जी, 10 साल में ये मौका आया। 10 साल में जी, मौका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पिछला 10 साल गुजरा है उसमें 3 साल तो नीतीश कुमार रहे आरजेडी के साथ। जो बचा हुआ 7 साल था उसमें भी केंद्र सरकार को जरूरत नहीं थी उनके समर्थन की। उनके जो एमपी बिल्कुल। जीते थे उनके समर्थन की जरूरत नहीं। 2014 से 19 तक तो उनके 2 ही एमपी थे, तो वैसे भी किसी को जरूरत नहीं थी। जब जी, 2019 के बाद एमपी उनके जीते 16, तो अपने आप बीजेपी को 303 सीटें थी, उनकी जरूरत नहीं थी। जी, ये पहली बार पिछले 10 साल में एक मौका आया है कि जब डबल इंजन की सरकार भी है और केंद्र की सरकार बिहार के समर्थन पर, बिहार के सांसदों की मदद पर निर्भर है। बिहार के जो बिल्कुल। 12 सांसद हैं लोकसभा में नीतीश कुमार के, 5 सांसद हैं चिराग पासवान के, एक सांसद खुद जीतन राम मांझी हैं। ये इन 17 सांसदों के समर्थन की जरूरत है भारत सरकार को। तो भारत जी, सरकार ऐसी स्थिति में, आप कुछ भी मांगने की स्थिति में है और भारत सरकार को देने की मजबूरी है। हुँ, ये नहीं कह सकते हैं, आपको नाराज करने का जोखिम भारत सरकार नहीं उठा सकती है। आज ये स्थिति बिल्कुल, बनी है, बिल्कुल। 10 साल में पहली बार ये स्थिति बनी है। तो ये हम नहीं कह रहे कि आप ब्लैकमेल करिए भारत सरकार को, ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना हक हुँ, मांगना है, अपना हिस्सा मांगना है जाकर के, जिस तरह से बाकी सारे राज्य मांग रहे हैं। बाकी सारे राज्य ऐसे भी अरे मांगते रहते हैं, हम लोग उदाहरण, नहीं मांगते हैं। अजीब अजीब जी उदाहरण, आप तो 10 वर्षों की बात कर रहे हैं, हम तो पुराने यूपीए और एनडीए की बात कर रहे हैं। लालू यादव को चाहे आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जितना कोसते, लेकिन जब वो केंद्र में मंत्री थे तो मधेपुरा में रेल कारखाना लेकर आए, छपरा में दरियापुर रेल कारखाना लेकर आए। जब नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में मंत्री रहे तो एनटीपीसी लेकर आए। जब जॉर्ज, चाहे बाढ़ की बात हो, चाहे औरंगाबाद की बात हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस रहे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लेकर आए, आयुध कारखाना लेकर आए राजगीर में, हरनौत में कारखाना लेकर आए। आप सीपी ठाकुर और शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लीजिए, एम्स लेकर आए पटना में। आप रामविलास पासवान की बात कर लीजिए, ईसीआर लेकर आए। लेकिन अब जब मौका मिला है तो आप मांग क्या रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है वही वही कि वही। हमें शर्ट पहनना है कि हमें सूट पहनना है। हम अपनी बात कहीं नहीं पा रहे हैं, और जब हम जुबान ही नहीं खोलेंगे तो रोते हुए बच्चे को, जब तक बच्चा नहीं रोता है पिताजी भी उसे उसे सुख चैन की नींद नहीं सोने देते हैं कि अच्छा जब बच्चा रोने लगता है तो तुम्हें क्या चाहिए, लेमन जूस चाहिए, टॉफी चाहिए, पिताजी पूछते हैं शांत हो जा बेटा। हाँ, तो ये तो हमको मांगना चाहिए है। हम लोग पहले से इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि मांगना चाहिए, बिना स्पेसिफिक डिमांड दिए आपको कुछ नहीं मिलेगा आपके अपने जरूरत की। जो उस दिन भी हमने, जी, ये बीजेपी का ही जुमला है कि दूध मांगोगे खीर देंगे, लेकिन हम क्यों जी, खीर चाहिए, हमको दूध चाहिए मान लीजिए। हम्म, तो उसके लिए वो तो मांगना होगा ना कि हमको ये स्पेसिफिक इस सेक्टर में हमको इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए। उस पैसे में कुछ कम करके कुछ ज्यादा करके भारत सरकार दे सकती है आपको। अभी आप मांगने की स्थिति में, और भारत सरकार की मजबूरी है देने की। आपको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल, दीजिए 50,000 करोड़ का, हो सकता है उसमें 30,000 करोड़ मिले, लेकिन वो स्पेसिफिक उस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक पैसा आएगा, मिलेगा, उससे आप एक इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे आप रोजगार जनरेट करेंगे। दोनों चीजें होंगी, आपके यहाँ बिजनेस बढ़ेगा और रोजगार भी मिलेगा लोगों को। तो ये दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी, पलायन रुकेगा, जो सबसे बड़ा संकट है बिहार का। तो जैसे अभी जी, आपने कहा कि रेलवे का ही प्रोजेक्ट है, तो रेलवे के ही प्रोजेक्ट में आप बिहार को दे दीजिए कुछ और। आप एक प्रोजेक्ट दे हम्म, दीजिए रेल के लिए कि भाई रेल का कारखाना होगा, पहिया बनाने का कारखाना होगा, बोगी बनाने का कारखाना होगा, रेलें वो पटरियां बनाने का कारखाना होगा। कुछ भी आप करिए, कुछ इस तरह का बिहार के लिए एक प्लान हो। आप बात करेगा बिहार सरकार से कोई, तभी तो होगा। मान लीजिए कि हम बिल्कुल, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री छोड़ दें, बिहार सरकार हम्म, की जो मिनिस्ट्रीज हैं उन मिनिस्टर्स के पास तो जरूर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होगा कि हमारे यहाँ किस चीज की जरूरत है। शिक्षा मंत्री को तो पता होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को क्या चाहिए है। स्वास्थ्य नहीं, मंत्री आप को पता आईटी होगा कि में क्या चाहिए आईटी स्वास्थ्य में। में आईटी में देश दुनिया में तमाम बिहारी बच्चे, सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे किस सेक्टर में है? हम आईएएस आईपीएस की बात छोड़ दीजिए,
वो संख्या कम हो रही है। लेकिन आप कैलिफोर्निया चले जाएँ, आप अमेरिका के किसी हिस्से में चले जाएँ, आप जापान चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएँ, देखिए आईटी में जो बच्चे हैं बिहार के, वो तो कमाल कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद भी मंत्री रहे, लेकिन क्या लेकर आए? जो लेकर आए, उसका भी क्या हाल है पटना में बता देंगे तो बुरा लग जाएगा लोगों को। नहीं तो आईटी सेक्टर तो सबसे अच्छी चीज है, उसके लिए कोई रॉ मटेरियल आपको जी, चाहिए नहीं, उसके लिए आपको जो रिसोर्सेज बिल चाहिए हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उसके लिए वो तो अवेलेबल है, बल्क में अवेलेबल है आपके पास। बिल्कुल। तो हुँ, उसके लिए तो जो पूरा दूसरी चीजों के लिए कहते हैं, जो हेवी इंडस्ट्रीज लगाने की जब बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, कहते हैं कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, कोई बंदरगाह नहीं है हमारे यहाँ, कहते हैं कि कोई रॉ मटेरियल नहीं है हमारे यहाँ, कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है, तो उस आधार पर बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन आईटी तो ऐसी इंडस्ट्री है जी, जिसका जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हमारे यहाँ बहुतायत में है। हमारे यहाँ आईटी करने वाले, बिल्कुल। आईटी में कोर्स करने वाले लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको काम मिल जाएगा, और उसके लिए किसी कनेक्टिविटी के लिए आपको बहुत जरूरत नहीं है। आप पटना गया जहां एयरपोर्ट हुँ, है उसके आसपास आप डेवलप करिए उसको, कोई प्रोजेक्ट तो जाए उसके लिए, लेकिन उसका भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जो बेसिक हुँ, एम्यूनिटीज आपने बिजली सड़क पानी कही, उसका उसका मंत्री भी आकर के यहाँ कुछ नहीं मांग रहा है। बिजली बनाने का कारखाना लग जाए, हम लोगों ने देखा ना अभी गोड्डा में, जहां निशिकांत दुबे एमपी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जी, वहां गोड्डा में 1600 मेगावाट की बिजली का, 1600 मेगावाट का प्लांट लगा है, और वो बिल्कुल। अडानी का प्लांट है 1600 मेगावाट का, और वहां से सारी बिजली बांग्लादेश जाती है। तो हुँ, ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट आए हमारे यहाँ, पावर प्लांट लगे, बिजली की परियोजना लग जाए, जैसे एनटीपीसी का बाढ़ में आपने अभी जिक्र किया लगा हुआ है, और कितना समय पहले, मतलब कांटी का प्रोजेक्ट जो जॉर्ज फर्नांडिस जी, 1977 की सरकार में लेके आए थे, तब तो खैर हुँ, झारखंड साथ में था और कोयले की आपूर्ति वहां से होने की व्यवस्था हो सकती थी। अब तो ऐसे भी बहुत आसान है, सड़कें वड़कें बन गई हैं, माल ढुलाई की कोई समस्या नहीं होती है। समस्या जो है वो माइंडसेट की है। बिहार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके माइंडसेट की समस्या है। उनको राजनीति के आगे कोई चीज नहीं सूझती है। हुँ, उनको 24 घंटे राजनीति करनी होती है, और बड़ा वेग तरीके से, बहुत अस्पष्ट तरीके से सारे नेता, सारे मंत्री बात करते हैं। जैसे आज की बात हमने देखी, आज नालंदा के किसी कार्यक्रम में विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमको विशेष पैकेज देना ही होगा, बिहार को इसकी जरूरत है। बिल्कुल। तो ये हुँ, कितना स्पष्ट, कितनी वेग बात है भाई। आप कहिएगा कि विशेष पैकेज देना होगा तो सामने से भारत सरकार कह दे कि हाँ हाँ जरूर आपको मिलना चाहिए। तो जी, आपने भी कहा, आप भी संतुष्ट हैं, आपने भी अपने जनता को मैसेज दे दिया कि देखिए हमने विशेष पैकेज मांगा, उन्होंने भी संदेश दे दिया हुँ, कि हमने कहा कि आपको मिलेगा। अरे जब हम मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देंगे, तो मिल क्यों नहीं रहा है? तो ऐसे क्या मिल बिल्कुल। जाए आपको? ऐसे कोई चीज नहीं मिलती। हुँ, किसी के यहाँ हमने बड़े अधिकारियों को काम करते देखा है, ज्ञानेश्वर जी आपने भी देखा ही होगा। हमको कहा एक बड़े अधिकारी ने झारखंड के, कि जितना आदमी स्पेसिफिक काम लेकर के आया, चाहे छोटा हो काम बड़ा हो, कि हमारा ये काम है, हमारा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, या हमारा यहाँ इतना पैसा रुका है निकलवा दीजिए, उसका काम तो हो गया। चाहे वो जी, दूर कहीं ये तो पैदल दूर, उदाहरण है। जी, उसका काम हो गया। लेकिन किसी ने हुँ, आकर के कहा हाथ जोड़ करके कि अरे हाकिम आप इतने बड़े आदमी हैं, मेरा कोई काम करा दीजिए, उसका कोई काम हुँ, नहीं हुआ। चाह करके भी हाकिम उसका कोई काम नहीं करा सकता। हाकिम का काम काम बिल्कुल। निकालना नहीं है। हाकिम का काम काम खोज करके आपको काम देना नहीं है। हाकिम ने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम आपके लिए कुछ देखते हैं, तो आप भी खुशी खुशी आ गए कि आपने हाकिम को कहा कि हम, वो मिल लिए हाकिम और उन्होंने कहा कि कुछ देखते हैं। तो कुछ देखते हैं, कुछ करा दीजिए में कुछ नहीं होता है। आपको स्पेसिफिक जाकर के बताना होगा कि हमको ये चाहिए, तो वो मिलने अरे की मैं तो संभावना इस ज्यादा मामले रहती है। में अजीत मैं इस मामले में नीतीश कुमार को पिछड़ते देख रहा हूँ। नीतीश कुमार पहले कहते थे कि जो मैं पहले सोचता हूँ उसके बारे में बाद में देश सोचता है। जीविका का उदाहरण देते हैं बिल्कुल। कि हमने जीविका दी दी और फिर पूरे देश में आजीविका हुआ। हम्म। नल जल का उदाहरण हम्म। देते हैं। हम्म। लेकिन हमें लगता है कि नीतीश कुमार के पास दिल्ली में केंद्रीय परियोजनाओं के समकक्ष या कुछ ऐसी नई चीजों को लाने के लिए जो एक्सपर्ट्स पहले से थे, जिसमें इनके सिंह थे, पवन वर्मा जैसे लोग थे या सहबाल गुप्ता थे, वैसे लोग अब बच नहीं गए। और जो बचे हुए हैं उनकी चिंता सिर्फ ये है कि पुल पुलिया बन जाए, सड़क बन जाए। लेकिन वही बात जो आप पिछले दिनों कह रहे थे कि अमरावती राजधानी बनेगा, चंद्रा बाबू नायडू पैसा ले जाएंगे और यहाँ के लोग जाकर के वहां ईंट बालू धोएंगे और यही चलता रहेगा। यही चलता रहेगा। देखिए जी, अभी जो हम लोग, जिस अभी हम जो बात कह रहे थे, जो जी, विजन की कमी, वो स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है ना, उसका एक विजन होना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि सब आदमी, एक ही आदमी सारे काम करे। जो जिस मिनिस्ट्री का है, अपनी मिनिस्ट्री की जरूरतों की लिस्ट तो बना सकता है ना, कि हमारी मिनिस्ट्री में इसी चीज बिल्कुल। की जरूरत है, और वो हुँ, जरूरत फिर आप रख दीजिए भारत सरकार के सामने, उसमें कुछ कटौती करके कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। और वो स्पेसिफिक बिल्कुल। आएगा, उस मद में आएगा, उस मद में आप खर्च करेंगे, उस क्षेत्र का, उस सेक्टर का हुँ, विकास होगा।
तो ये नहीं हो रहा है। और इसका कारण जो आपने कहा एग्जैक्टली वही कारण है कि नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं उनका विजन नहीं है कुछ बड़ा काम करने का। वो हम्म, इसी विजन में इसी में उलझे हुए हैं। जैसे देख जो जैसे नीतीश, ये हम एक बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2010 के बाद से ही ये डिटोरिएशन शुरू हो गया। 2005 से 10 तक तो वो बड़े विजन के साथ, एक दृष्टि के साथ काम करते रहे, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगने लगा कि उनके हाथ में अब राजनीति साधने का रामबाण आ गया है। उन्होंने अपना लॉकुश के साथ साथ अत्यंत पिछड़ा का समीकरण, सवर्ण का समीकरण साध लिया है। अब 60% 70% वोट का एक उनके पास वोट बैंक है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लालू यादव का भय दिखाते रहेंगे और उसका वोट लेते रहेंगे। तो ये स्थिति है। ये से चुनाव तो आप जीत जाएंगे, लेकिन बिहार के लोगों का कोई भला नहीं। और बिहार के लोग भी एक मजबूरी में कि लालू यादव आ जाएगा, कब तक इस डर में लोग वोट देंगे? किसी दिन डर खत्म हो जाएगा। जो जो मिर्जापुर सीरीज में पंकज त्रिपाठी का डायलॉग है, वो पूछता है, उनका असिस्टेंट उनको कहता है कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं लोग। और डर की एक खराब बात यह है कि वो कभी भी खत्म हो जा सकती है। तो डर अगर खत्म हो गया तो लालू यादव को लोग चुन देंगे, तेजस्वी यादव को चुन देंगे। इस डर के सहारे तो आप हमेशा उनको बंधक बना कर नहीं रख सकते हैं ना, नीतीश कुमार की लालू यादव आ जाएंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश उदाहरण है, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश उदाहरण है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के डर के नाम पर आप चुनाव जीत रहे थे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने क्या परफॉर्म कर दिया? आगे जीत गए, बीजेपी से ज्यादा सीटें ले आए। आगे नहीं जीत जी, तो ये तो उदाहरण है ना। तो वही और देखिए, जब हम बात करते हैं बिजली, सड़क, पानी के आगे की बात करते हैं, आपने बिजली पहुंचा दी। मैं इधर पिछले 4-5 दिनों में कई गांवों में जाने का मौका मिला, सामाजिक कार्यक्रमों में। लोग कहते हैं बिजली है, लेकिन लोग कहते हैं वोल्टेज नहीं है। लोग कहते हैं बिजली कटती इतनी है कि पूछिए मत, बार बार। तो आपने बिजली पहुंचा दी, लेकिन वोल्टेज भी रहे, ताकि ठीक से फ्रिज चल सके, ताकि ठीक से वॉशिंग मशीन चल सके, उसकी व्यवस्था आप नहीं करा पा रहे। सब सारी चीजें औपचारिकता निभाई जा रही हैं कि हर चीज हमने कर दिया, औपचारिकता पूरी हो गई, सड़क सब जगह पहुंच गई, बिजली सब जगह पहुंचा दिए, नल जल के लिए नल सब जगह लगा दिया। उस नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखने वाला कोई नहीं है। और पानी तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि पूछिए मत। वो तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि पूछिए मत। वही तो, वो देखने वाला कोई नहीं है कि पानी नल कहाँ लग गया, और एक सीधा एक नल खड़ा है वहां दीवार के साथ लगा के नल खड़ा कर दिया। ये नल जल की योजना थोड़े है, आप हर घर में उसकी। तो हम 50 तरह की परियोजनाएं हैं ज्ञानेश्वर जी, 50 तरह की। बिल्कुल। आप रिफाइनरी जिस तरह से लेके गए अपने यहाँ चंद्रबाबू नायडू, आप भी तो कहिए कि नेचुरल गैस की और रिफाइनरी की व्यवस्था आपके यहाँ भी हो, और पाइप से हर घर में पाइप गैस का जो होता है वो गैस की सप्लाई हो। उसके लिए आप एक प्रोजेक्ट बना करके दीजिए कि इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा चाहिए हमको इस प्रोजेक्ट के लिए। नल जल के लिए पैसा मांगिए, आप सिंचाई के लिए पैसा मांगिए, आप शिक्षा के लिए पैसा मांगिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा मांगिए, और हर सेक्टर का एक ब्लूप्रिंट बना करके भारत सरकार को दे दीजिए, जिसमें देखें, उनके भी एक्सपर्ट देखें कि आपका उसमें क्या कमी है। भाई देखिए, जब 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 बिहार आजाद हुआ और श्री बाबू जब मुख्यमंत्री बने थे तो कितनी परियोजनाएं आई। नेहरू ने उस समय कहा कि उनका विजन है, उनका सपना है कुछ, तो आगे किया आपने को श्री कृष्ण सिंह ने कि हम आपका सपना पूरा करेंगे। जो एचईसी बना, जो हेवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगा, और एचईसी कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, बाद में तो सब नष्ट हो गया आजादी के बाद वो जिस तरह से काम हुए। लेकिन जब झारखंड बना, ज्ञानेश्वर जी, पिछले 24 साल से एचईसी की बिल्डिंग में सारे विधायक रहते थे, एचईसी की बिल्डिंग में सरकारी दफ्तर चलते थे, एचईसी की बिल्डिंग में विधानसभा चलती थी। अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले विधानसभा बनी है अपनी झारखंड की। तो ये एक सपना पूरा करना था, चाहे सिंदरी की फैक्ट्री हो, बोकारो की हो, बरौनी की फैक्ट्री हो, सारी जो फैक्ट्रियां हैं उस समय लगी। तो आप एक विजन के साथ, मुख्यमंत्री जाता है और प्रधानमंत्री के सामने एक प्रोजेक्ट रखता है। आज आपका अपर हैंड है, नीतीश कुमार का आज अपर हैंड है। लेकिन हमको क्या चिंता जो लग रही है ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं, पता नहीं किस अपने राजनीतिक फायदे के लिए या अपना विजन नहीं होने से या किसी मजबूरी में, उन्होंने भारत सरकार के सामने जाकर के सरेंडर किया हुआ है। बिल्कुल सरेंडर किया हुआ है कि आप हमको कुछ मत दीजिए, तब भी आप माई बाप हैं, हम आपके साथ हैं। ये माई बाप वाला एटीट्यूड खत्म करना होगा। आपको अपना हक मांगना, अधिकार मांगना। हम ये नहीं करें कि आप ब्लैकमेल करिए जाकर, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ब्लैकमेल तो नहीं किया, बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप है उनका। तो आकर के बैठे, सभी मंत्रियों से मिले और अपना प्रोजेक्ट लेकर के गए। और हम लोग को क्या मिला अभी तक? 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की तो घोषणा हो गई ना, बीपीसीएल के लोगों ने, मीटिंग हो गई अधिकारियों की, और वो पैसा जा रहा है। बजट में जो घोषणा होगी वो अलग है, उन्होंने कह के दिया है, कुछ स्पेसिफाई करके फाइल्स दी है भारत सरकार को कि ये इसमें से कुछ की घोषणा तो बजट में हो जानी चाहिए।
अपना डेट रीस्ट्रक्चर कराने का की बात वो वित्त मंत्री से करके गए हैं और बजट में घोषणा चाहते हैं। तो बजट में जो घोषणाएं होंगी वो अलग है, और अब बजट का कंसल्टेशन समाप्त हो गया। अब वो इनफॉर्मल बातचीत हो सकती है। अभी भी कोई बिहार में पहल करे, कोई मंत्री पहल करे। आपने पिछली बार कहा था कि नीतीश कुमार तो इतने सीनियर हैं, इतने वरिष्ठ हैं, और उनका इतना सम्मान है कि वो जा करके बैठे अपने घर पे, यहाँ दिल्ली में जो उनको बंगला अलॉट हुआ है, तो कई मंत्री तो उनसे मिलने आ जाए। आप अपने साथ एक टीम लेकर के जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, मैं पटना की ही बात करता हूँ। देखिए, आप कांग्रेसी राज या पहले के राज को गालियां देते रहे, पटना की आबादी आज से 20 साल पहले कितनी थी और 20 साल में कितनी बढ़ गई? कितने सरकारी स्कूल सरकार ने खोल दिए, बिल्कुल। और जो सरकारी स्कूल थे उनकी स्थिति तब क्या थी, आज क्या हो गई? तो आप कहेंगे प्राइवेट स्कूल खुल गए। बताइए। आपने क्या किया? आपने कितने नए अस्पताल खोले? आप कहेंगे कि ये भाई पहले मध्य विद्यालय था, हमने इसको माध्यमिक विद्यालय कर दिया। हाँ, इससे काम नहीं चलने वाला है जनाब। आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, घनत्व तो बढ़ रहा है, तो लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। और फिर हम बिहार की उस पीड़ा को तो जगजाहिर करते ही करते हैं कि 12वीं के बाद जिसके घर में कुछ खाने पीने को है, वह अपने बच्चे को बिहार में पढ़ाता है क्या? कहाँ पढ़ाएगा? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पढ़ाने से कोई नौकरी मिलेगी नहीं। आपने शिक्षा को कितना रोजगारोन्मुखी बनाया, और यदि जहां बने हैं वहां सिर्फ डिग्री देने का काम चल रहा है। मैं ऐसे कई मामलों को बहुत करीब से देखता हूँ। है भाई, हम लोग जिला स्कूल में पढ़े। अब जिला स्कूल की स्थिति देखिए क्या है। जिला स्कूल की शिक्षक रिटायर होते गए और कोई परमानेंट बहाली नहीं होती है, और बिल्डिंग उसी जिला स्कूल की बिल्डिंग, उसी जिला स्कूल का छात्रावास चला गया केंद्रीय विश्वविद्यालय चलाने के लिए। तो नहीं, अभी आप देखिए ना, मनीष वर्मा ने जब ज्वाइनिंग की तो उन्होंने कहा कि मैं बोरा लेकर स्कूल, बिल्कुल बोरा लेकर स्कूल गए हुए, और बोरे पर, हाँ, और बोरे, मैं भी गया हूं, हम लोग भी गए, और बोरे पर ही बैठा, और बोरे पर ही बैठता था, और जब बारिश होती थी तो वही बोरा छाते का काम करता था। लेकिन आज क्या, मनीष वर्मा छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल के शिक्षक जो वहां पढ़ा रहे हैं, क्या वह अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल में भेजते हैं? नहीं, कोई नहीं भेजता है। बहुत बहुत डिटोरिएशन है गुणवत्ता में, तो इतना डिटोरिएशन है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस समय हम लोग जिस प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में पढ़े हैं, उसका मास्टर आज हाई स्कूल के मास्टरों को बैठा करके ट्यूशन पढ़ा देगा। उस प्राइमरी स्कूल का मास्टर इतने योग्य और अच्छे टीचर होते थे। लोग, योग्यता खत्म हो गई, गुणवत्ता शिक्षकों की खत्म हो गई, और लगातार खत्म होती जा रही है। उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। तो एक शिक्षा का ही प्रोजेक्ट लेकर के आ जाते शिक्षा मंत्री दिल्ली, और आकर के बदला नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, यह बात नहीं मानी जा सकती। देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, बाहर रहे, मनीष सिसोदिया के साथ क्या हुआ, दिल्ली के सरकारी स्कूल बदले हैं, यह तो सामने है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा रहे थे। तो उसके लिए बजट का आवंटन बढ़ाया दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ऑलमोस्ट 40% अपने बजट का 40% हिस्सा हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च कर रही है। अब उससे वास्तविक सुधार कितना होगा, अभी बहुत समय लगेगा। शिक्षा की यहाँ भी कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी सरकारी स्कूलों में, क्योंकि यहाँ तो बिहार में जो बाद में शुरू हुआ प्राइवेट स्कूल का कल्चर, वो यहाँ बहुत पहले से चल रहा था। और देश के सारे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स यहाँ हैं, तो जो सक्षम लोग थे उनके बच्चे उसी में पढ़ते थे, तो इसकी वजह से हायर एजुकेशन की गुणवत्ता यहाँ बहुत अच्छी हो जाती थी। अब धीरे धीरे यहाँ भी सुधार हो रहा है। तो बजट का आवंटन बढ़ा करके आप करिए, लेकिन बजट का आवंटन तो आप नहीं बजट में करेंगे ना, जितना आपका तो बड़ा लिमिटेड बजट है। बिहार सरकार का बजट ही 2,62,000 करोड़ का है। उसमें शिक्षा का बजट आप 10% भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26,000 करोड़। 2,62,000 करोड़ का भी हिसाब किताब देखेंगे तो अधिक पैसे जो है वो स्थापना बन गई है, वेतन और हाँ, उसी में चले जा रहे हैं, उसी में जाता है, स्थापना पर ही जाता है। एस्टेब्लिशमेंट का ही कॉस्ट है। आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई पैसा नहीं बचता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता भी नहीं है बिहार में। तो जाकर के वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो पैसा मांगिए भारत सरकार से कि शिक्षा पर हम वेतन देने के लिए पैसा है। भाई, हम वेतन देने भर का पैसा है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का डेवलप करना है, उसके लिए हमको पैसा चाहिए। लॉ मिनिस्टर आकर के कहें कि हमारे यहाँ इतने जजों के पद खाली हैं, हमको बहाली करनी है, और उनके लिए कोर्ट रूम बनवाने हैं, और वकीलों के चैम्बर्स बनवाने हैं, हमको 10,000 करोड़ रुपया चाहिए, 20,000 करोड़ रुपया चाहिए। क्या दिक्कत है आकर के लॉ मिनिस्टर को ये बात कहने में यहाँ? और क्या दिक्कत है हेल्थ मिनिस्टर को आकर के यहाँ कहने में कि हमको इतने हॉस्पिटल्स बनाने हैं? पर कैपिटा हमारे यहाँ बेड्स की उपलब्धता इतनी है, और पर कैपिटल डॉक्टर की उपलब्धता हमारे यहाँ इतनी है प्रति व्यक्ति, हमको चाहिए ज्यादा करना है। तो ये लेकर के आने में क्या दिक्कत है?
तो यही हाँ, विजन होता है ना, इसी बात की। तो अच्छा, उसको ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता होगा, अपने अधिकारियों को कहे कि हमारे जी, यहाँ कितना शॉर्टेज है और नेशनल एवरेज से जी, कितना कम है हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति शिक्षकों की उपलब्धता, प्रति छात्र या प्रति व्यक्ति डॉक्टर की जी, उपलब्धता कितनी कम है, बेड्स की उपलब्धता कितनी कम है, कोर्ट रूम्स कितने कम है हमारे यहाँ, वकीलों का चैम्बर कितना कम है हमारे यहाँ। ये आप एक बनवा लीजिए, हर मिनिस्ट्री अपना अपना, और ले आकर के दे दे भारत सरकार के पास। लेकिन जैसा पिछली चर्चा में हम कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी की, अब बजट बीत जाएगा और फिर आप उसके बाद ले आके देते रहिए, आपको झुंझुना यहाँ से मिलता रहेगा, यहाँ से लुका दिया जाएगा कि अगले बजट में देखेंगे, या जब बिहार का चुनाव आएगा तो उसके पहले कोई बड़ी सी घोषणा कर दी जाएगी, जैसे आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने की थी जी, कितना दे दे, तो एक घोषणा हो जाएगी। हुँ, आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं मांगिएगा कि हमको इस प्रोजेक्ट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए, इस सेक्टर के लिए इतना पैसा चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता है। यही स्थिति बनी रहेगी, पलायन होता रहेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, राजनीति खाली होती रहेगी 24 घंटे। बिल्कुल। तो देखिए, राजनीति सिर्फ़ होती रहेगी, माँगिएगा नहीं तो मिलेगा कहाँ से? माँगना तो पड़ेगा और हमारे नेता कब माँगने के लिए खड़े होंगे? देखिए, मंत्री की बात अजीत जी ने कही। बिहार के मंत्रियों की प्राथमिकता क्या होती है? ट्रांसफर पोस्टिंग बिल्कुल। और ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे का खेल। हम्म। दिल्ली में इसे कोई पूछता ही नहीं है, दक्षिण के प्रदेशों में इसे कोई पूछता ही नहीं है। कोई नहीं पूछता। जब योजनाएँ बड़ी होंगी, परियोजनाएँ बड़ी होंगी, तो चलिए बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।